दूसरा दिन है। आपको बता दें, सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट आज सदन में पेश करेंगे और आज और कल इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हुआ था। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था और आज फिर बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कार्रवाई में सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इसमें सीएम भूपेश बघेल आज तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट पेश करेंगे और इस पर आज और कल चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने संकेत दे दिए कि इस बार पूरा सत्र हंगामेदार रहेगा। मानवता के सामने आए इस ऐतिहासिक संकट से निपटने में आप सबने मेरी सरकार को जो सहयोग दिया, प्रदेश की जनता को राहत दिलाने में जो जमीनी मदद की, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देती। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बघेल सरकार के कामकाज का लेखा जोखा सदन में रखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, राज्य सरकार पिछले एक साल में न सिर्फ महामारी से बचाव और मरीजों के इलाज में सफल रही, बल्कि रोज कमाने खाने वाले परिवारों को भोजन और उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में भी पीछे नहीं रही। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी में भी शिद्दत से अपनी भूमिका निभाई। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर निराशा जताई। विपक्ष ने कहा कि राज्य की मुख्य समस्याओं का सरकार ने जिक्र ही नहीं किया। ये जो पूरे भाषण के दौरान में लोग उबते रहे, इससे नीरस भाषण कुछ हो नहीं सकता। इस अभिभाषण में कि सरकार की ओर से कुछ नए करने के उसमें उस दस्तावेज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उसमें डाला गया है और उसी को पढ़वाया गया है। विजन का भी इसमें अभाव रहा है। उसमें किसी प्रकार के लोगों को उत्साहवर्धन हो, ऐसा उसमें कुछ योजनाओं को शामिल किया जाए, ऐसा कुछ सारे चीजों का अभाव वाला इस अभिभाषण को हम कह सकते हैं। जेसीसीजे मौजूदा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, जिसके लिए उसे बीजेपी के सहयोग की जरूरत है। उधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल के अभिभाषण को पूरी तरह से पर्याप्त बताया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा पर विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। हमारे अपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सदस्यों की संख्या के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए। पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी, उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। ऐसे लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की सदन में उनकी सदस्य संख्या के आधार पे क्षमता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी औकात से कुछ ज्यादा बातें कही जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी। बजट सत्र के लिए अब तक 2350 प्रश्नों की सूची सदस्यों ने दी है। 24 स्थगन प्रस्ताव और 117 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी गई हैं। 9 अशासकीय संकल्प भी दिए गए हैं। इनमें से 2 को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि 6 विचाराधीन हैं। इन सबके बीच आने वाले दिनों में विपक्ष की तरफ से राज्य की कानून व्यवस्था, धान खरीदी, कोरोना संकट काल समेत सरकार की नाकामियों को लेकर तकरार के पूरे आसार बने हुए हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी बजट सत्र की शुरुआत के बाद रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई के बाद रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा सत्र को लेकर भी पार्टी ने रणनीति बनाई। इसके अलावा सदन में विपक्ष को जवाब देने के लिए मंथन हुआ। वहीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत सभी विधायक मौजूद रहे।
मुंबई में आरपीआई और जेसीसीजे अध्यक्षों के बीच बैठक हुई। इस दौरान अमित जोगी ने सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की, जिसमें आरपीआई और जेसीसीजे के बीच नया राजनीतिक समीकरण बना। अमित जोगी ने कहा कि संघर्ष से सत्ता पाने के लिए वो दूसरों के अनुभव से सीखेंगे। वहीं रामदास अठावले ने जोगी को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया। धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। पहले केंद्र सरकार ने पुराने बारदाने में धान खरीदी की अनुमति दी थी, लेकिन अब नए बारदाने में चावल जमा करने को कहा जा रहा है। पहले चावल 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है। अब एक बार फिर केंद्र सरकार से बातचीत होनी है। वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्री ने 26 फरवरी को बैठक के लिए समय दिया है। किसानों को धान खरीद लिए, अब एफसीआई में चावल जमा करना है, तो वो कहते हैं कि नया बारदाना लाइए। जब पुराने बारदाना हम धान खरीदे हैं तो नया बारदाना चावल कैसे जमा करेंगे? तो ये अव्यवहारिक कठिनाइयां लाके भारत सरकार अड़ंगा डाल रही है और इसी कारण से अब मिलिंग भी प्रभावित होगा, फिर धान उठाव प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके हस्तक्षेप के बाद ही हमको 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली। फिर जनवरी में मैंने प्रधानमंत्री से बात किया, उसके हस्तक्षेप के बाद ही हमको 24 लाख मीट्रिक टन के चावल जमा करने की अनुमति मिली। इसलिए 26 तारीख को समय दिया है। मैं अभी पिछले दिनों जब मीटिंग हुई थी तब उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक के लोकसभा है, उसके बाद किसी दिन आइए। तो 26 तारीख को फिर खाद्य मंत्री ने समय दिया है, तो मैं कोशिश वहाँ जाके फिर उनसे बात करूँगा और समस्या का समाधान हो। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर फोटोशूट मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से राहत दी गई। मामले में फोटोशूट कराने वाले जोड़े पर कार्रवाई नहीं होगी। सीएम ने इसके अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि फोटोशूट कराने वाला जोड़ा मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाया। सीएम ने जोड़े को आशीर्वाद भी दिया और अधिकारियों को सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। बता दें, बीजेपी के एक नेता ने अपनी पत्नी के साथ रायपुर पुलिस लाइन के हैंगर में खड़े सरकारी हेलीकॉप्टर में फोटो शूट कराया था। वेडिंग शूट की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी कमी मानी जा रही थी। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच दल का गठन भी किया गया था। वहीं विमानन विभाग के एक ड्राइवर को सस्पेंड भी किया गया था। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। सिवनी के दिघौरी सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, जहां वो कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां सिवनी के दिघौरी वो जाएंगे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खूबचंद बघेल ने मेडिकल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर आजादी का रास्ता चुना था। डॉक्टर साहब ने छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। गोधन योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। केंद्र पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि धान खरीदी में केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। डॉक्टर साहब चाहती तो एक अच्छा डॉक्टर बन के समाज सेवा भी करते और अपन सुख सुविधा से जीवन यापन कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब संघर्ष के रास्ता अपने मेडिकल की पढ़ाई ले बीच में छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। छत्तीसगढ़ के 14,850 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। गणित के शिक्षकों के लिए जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। सभी के ज्वाइनिंग लेटर पर हस्ताक्षर भी किया गया है।
गणित विषय से 510 लेक्चरर के ज्वाइनिंग के आदेश जारी हुए हैं। वहीं 1 मार्च से अपनी अपनी जगहों पर ये शिक्षक ज्वाइनिंग करेंगे। बता दें, लंबे समय से 14,850 शिक्षक अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब लोक शिक्षण संचालक ने आदेश जारी कर दिया है और सभी को ज्वाइनिंग दे दी है। दुर्ग में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सांसद सरोज पांडे की भाभी के खिलाफ किया गया। आपको बता दें, रविवार को भाजपा सांसद सरोज पांडे की भाभी और भतीजों ने भिलाई में आरएसएस कार्यकर्ता के घर तोड़फोड़ की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद जब आरएसएस कार्यकर्ता सांसद सरोज पांडे की भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था, जिसके बाद आरएसएस के और बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर में छात्र अब ऑफलाइन एग्जाम को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लिहाजा एनएसयूआई की अगुवाई में छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। वहीं छात्रों का आरोप है कि उनको ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए धमकाया जा रहा है और जिला प्रशासन शासन के नियमों के विपरीत काम कर रहा है। एएसयूआई के छात्रों का कहना है कि उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो छात्र उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अभी तक बस बोल रहे थे कि ऑनलाइन और अचानक से ऑफलाइन बोल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया, हमारी कोई कंसेंट नहीं मानी गई है। बस डायरेक्ट नोटिस दे दिया गया कि 1 मार्च से ऑफलाइन हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स चाहते हैं, हमारी भी लाइफ मैटर करती है। हम लोग लगातार आज 15वां दिन हो गया, डीओ सर को हम लोग लगातार ऑनलाइन के लिए एग्जाम के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। हमारे साथ साथ छात्र संगठन और बाकी सब बच्चों को भी, जिनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। बिलासपुर में भी महिला कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने गांधी चौक से लेकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए देवकीनंदन चौक तक सांकेतिक रूप से बाइक की शव यात्रा निकाली और सड़क पर ही चूल्हे पर चाय बनाकर लोगों को पिलाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। महंगाई का विरोध करते हुए शव यात्रा निकालेंगे महंगाई का, जिसमें आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ कोंडागांव में भी महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद फूलो देवी सहित तमाम महिला नेताओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की महिला नेताओं ने कहा कि पीएम अब पहले महिलाओं की आंखों में आंसू नहीं आने देने की बात कह रहे थे, लेकिन अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनके आंसू ज्यादा बह रहे हैं। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में महिला कांग्रेस ने मुख्य बाजार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और महंगाई कम करने की मांग को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे कुचल कर वो खोखला कर रहे हैं, देश के विपक्ष को कुचलकर वो खोखला। वहीं पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध जारी है। जांजगीर चांपा में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ अकलतरा चौक से कचहरी चौक तक कांग्रेसियों ने रैली निकाली, जिसमें ठेले पर मोटरसाइकिल और सिलेंडर रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं कचहरी चौक पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया। महंगाई को देखते हुए वो मजबूर हो जाए और वो अपने माननीय राजीव शर्मा जी, ग्रामीण महिला कांग्रेस के अध्यक्षा, प्रदर्शन हम दो हमारे दो के खिलाफ का प्रदर्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कुचल कर वो खोखला कर रहे हैं,
देश के विपक्ष को कुचल कर वह खोखला कर रहे हैं। महंगाई को देखते हुए वो मजबूर हो जाए और वो अपने माननीय राजीव शर्मा जी ग्रामीण महिला कांग्रेस के अध्यक्षा। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर उतरकर विरोध का ऐलान करने वाली कांग्रेस कार्यालय में भी सिमट कर रह गई। दरअसल कवर्धा में महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जो चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि महिला कांग्रेस ने खुले मैदान या सड़क की जगह कांग्रेस कार्यालय में धरना दिया, जहां जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं खबर रायपुर से, जहां सीबीएसई स्कूलों में पहली से 8वीं तक ऑनलाइन एग्जाम होंगे। आपको बता दें, परीक्षा मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। वहीं कुछ स्कूलों ने एग्जाम डेट और टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। तो सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार ये पेपर तैयार किए जाएंगे और मार्च के पहले हफ्ते में एग्जाम्स शुरू होंगे। तो सीबीएसई स्कूलों में पहली से 8वीं तक के एग्जाम शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें, ऑनलाइन तरीके से इनको लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे और पहले हफ्ते में मार्च के ये शुरू होंगे। और कुछ स्कूलों ने एग्जाम डेट और टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। बाहर से आने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। वहीं कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी हो गया है। इसमें बाहर से आने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में टेक्नीशियन के साथ मारपीट की घटना सामने आई। जेल प्रहरी शत्रुघ्न राव पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बता दें, जेल प्रहरी दंतेवाड़ा से बीमार कैदी की जांच कराने अस्पताल लाया था। वहीं जांच में देरी करने की बात पर उसका विवाद हो गया। इधर मारपीट की घटना के बाद आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल में पुलिस चौकी का घेराव किया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मोदाहा पारा थाना पुलिस ने जेल प्रहरी को हिरासत में लिया। फिलहाल दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। कोरिया में पुलिस ने चोरी के मामले की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से चोरी के सामानों के साथ बाइक बरामद किए गए हैं। दरअसल खुड़गवा थाने में लगातार चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी का सामान खरीदने वालों को भी आरोपी बनाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अलग अलग इलाकों में रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। लगातार चोरी हो रही थी, जिसके तारतम्य में एक क्रेडा का सोलर पंप लगा हुआ था, वो चोरी की थी, जिसपे हमने पहले अपराध कायम किया था। उसकी चोर की पतासाजी में हम लोगों ने चोरों को गिरफ्तार किया। पता चला कि 5 अपराध पहले से घटित कर चुके हैं। 5 अपराध में 5 पंप बरामद किए गए हैं और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इधर जशपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां बारातियों से भरी बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से बस में विस्फोट भी हुआ। गनीमत रही, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सभी बारातियों ने भागकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि बस में 40 बाराती सवार थे। देखिए, गरियाबंद में पिछले करीब 17 साल से तेंदुपत्ता संग्रहण बंद होने की वजह से वनवासियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, जिसके चलते उदंती सीता नदी क्षेत्र के 115 गांव के ग्रामीण अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए, जिसमें उदंती अभ्यारण्य
टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्रहण करने का अधिकार दिए जाने की मांग के साथ वन उपज का सही मूल्य बढ़ाए जाने समेत 9 मांगे शामिल हैं। तोड़ने का अधिकार देना होगा। जंगल में रहने वाले आदिवासी, गैर आदिवासी, वन्य परंपरागत वनवासी जो है ना, अपने जो जीवन यापन का मूल जो जरिया है वनों से ही आश्रित रहते हैं। और ऐसा शासन प्रशासन उदंती टाइगर रिजर्व एरिया में 2003 से तेंदुपत्ता संग्रहण करना बंद कर दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुका है। साथ ही जो भी तेंदुपत्ता का जो रेट है आज की जो महंगाई के हैसियत से बहुत कम है, उनको प्रति सैकड़ा 500 रुपया, बुटाई कटाई 400 रुपया। और अभ्यारण्य क्षेत्र में जितने भी गांव है उस जगह पर तेंदुपत्ता फड़ चालू करवाने के लिए ही हम आए हुए हैं। इधर बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत के खिलाफ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जांच तेज हो गई है। एनजीटी के निर्देश के बाद 23 सदस्यीय टीम ने मामले से संबंधित शिकायतों के आधार पर ग्राउंड रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है और 8 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। दरअसल तखतपुर विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह के साथ कई लोगों ने एनटीपीसी सीपत के स्थापना के साथ एनजीटी के गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामला एनजीटी को ट्रांसफर कर दिया था। जिसके बाद एनजीटी में सुनवाई के दौरान एनटीपीसी ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया, लेकिन एनजीटी ने अब प्रस्तुत रिपोर्ट के सत्यापन के लिए जांच टीम गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी में इनके दावे प्रतिदावे और हमारे दावे प्रतिदावे के बीच में एनजीटी ने ऑर्डर किया कि एक रिपोर्ट कलेक्टर बना के सबमिट करेंगे, और वो रिपोर्ट जो सबमिट होना है उसके लिए ये टीम बनी थी और ये रिपोर्ट आज तैयार हो रही है। कुछ चीज़ों पर हम रिपोर्ट से सहमत हैं और कुछ चीज़ों पे जो जांच टीम की रिपोर्ट आई है उससे हमको ये लगता है कि शायद एनटीपीसी ने उनको सही जगह या तो जाँच नहीं करने दी है या कोई ना कोई ऐसा काम हुआ है, क्योंकि पानी का रिसाव जो है वो लगातार जारी रहता है और 215 एकड़ में जो ग्रीन बेल्ट इनको बनाना था प्लांट के अंदर वो भी नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में बिलासपुर ने पहला स्थान हासिल किया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर का चयन किया। नई दिल्ली में 24 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में बिलासपुर जिले को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके पहले बिलासपुर को जल संरक्षण मामले में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है। 2019 में बिलासपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला था। बिलासपुर जिले को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार नवाजा गया है। अभियान और युद्ध स्तर पे ग्राम पंचायतों में शिविर लगा के राजस्व और पंचायत के अमले को भी कृषि विभाग के साथ लगा के जितने भी किसान हमारे थे उनकी आधार ऑथेंटिकेशन और बाकी अन्य फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उनको अपडेट करवाया, जिससे कि बिलासपुर ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्राम उद्योग से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत भी राजधानी रायपुर में ही की गई। इस प्रदर्शनी में सभी ग्राम उद्योग से जुड़े उत्पाद आसानी से और सस्ती दरों में मिल सकेंगे। इसके लिए ग्राम उद्योग विभाग ने ग्राहकों को विशेष छूट भी दी है। ये प्रदर्शनी अगले 15 दिन तक जारी रहेगी। वहीं सरकार का मकसद इन उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाया जाना है। छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके से ले करके दूर दराज की माता बहनें जो चीज बनाती हैं, और आप देखेंगे कि ये प्रदर्शनी अपने आप में सार्थकता लिए हुए है। भूपेश बघेल जी हमारे नेता, उनकी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ की बनी चीजों का प्रचार प्रसार हो और देश के विभिन्न कोनों तक यहाँ की सामग्री का वितरण हो। उस दिशा में ये एक प्रयास है और हमारी जो माता बहनें जो इन सामग्रियों को बना रही हैं, आपको यहाँ पर